कानून की बात में आज हम बात करेंगे चेक बाउंस होने की पूरी प्रक्रिया। अक्सर आप देखते हैं कि जब भी हम कोई भी लेन देन करते हैं, चाहे वो पैसे का किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन हो, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए सामने वाली पार्टी से चेक ले लेते हैं। और चेक लेने का कारण ये भी होता है कि वो बैंक से हम अपने अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट कर लें चेक लगाकर। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो चेक बाउंस हो जाता है और उसमें एक मीमो आता है जिसमें ये लिखा होता है कि बैलेंस इनसफिशिएंट होने के कारण वो चेक बाउंस हो गया है। अब बैलेंस इनसफिशिएंट होने के बाद जब चेक बाउंस हो जाता है, आप उस पार्टी से बात करते हैं, उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसने आपको चेक दिया है, और कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं होती है। सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, और जो अपना उसका वादा था उससे फिर जाता है। इसके बाद की कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से कानून आपकी मदद करता है, कानून में आपके लिए क्या अधिकार है, इसके लिए हम बात करें स्पेसिफिक चेक बाउंस के केस के लिए, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया गया, जिसमें धारा 138 138 ऑफ द एनआई एक्ट ये बताती है कि आपके पास राइट्स अवेलेबल हैं अगर आपका कोई भी पैसा नहीं आ रहा है और चेक बाउंस हो गया है। इसके लिए सबसे पहले चेक बाउंस होने के बाद विद इन 1 मंथ आपको एक लीगल नोटिस भेजना पड़ता है उस पर्सन को, ये बताते हुए कि आपका चेक था और मैंने बैंक में प्रेजेंट करके जब किया तो वो चेक बाउंस हो गया, तो आप मुझे उस पैसे को दे दें, अन्यथा मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। 1 महीने का समय आप लेते हैं, उसका वेट करते हैं रिप्लाई आने तक का। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंतर केस फाइल करते हैं और ये बताते हैं कि आप केस कर कर उस व्यक्ति से पैसा किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। जब हम चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज उस केस की होती है वो होती है समन। जब भी कोर्ट में जैसे ही केस फाइल हुआ उस पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस का मतलब होता है कोर्ट की नजर में वो केस आया कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है और उस व्यक्ति का चेक आपके पास था और आपने उस व्यक्ति का चेक बाउंस करवा दिया। जैसे ही चेक बाउंस हुआ, चेक बाउंस के बाद कोर्ट संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है और एक सम्मन इशू करता है। सम्मन का मतलब होता है बुलावा। जैसे ही आप चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो कोर्ट को यह लगता है सामने वाली पार्टी को सुने बिना हम आपके फेवर में कैसे फैसला कर दें, कैसे आपकी बात मान लें कि सामने वाले व्यक्ति को आपने पैसे दिए थे। तो उसको सम्मन भेजा जाता है, उसको बुलाया जाता है कि आप आए और अपना डिफेंस पेश करें, आप बताएं कोर्ट को कि आपने पैसा दिया है या नहीं दिया है। अगर सम्मन भेजने पर वो व्यक्ति नहीं आता है, उस सम्मन को इग्नोर करता है, तो कोर्ट बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट का मतलब होता है पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अथॉरिटीज उस व्यक्ति के पास जाएंगी और उस वारंट को लेके जाएंगी और उसको इंटीमेट करेंगी, उसको कहेंगी कि आपके अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस हुआ है, आप कोर्ट में आए और चेक बाउंस का केस आपके अगेंस्ट में चल रहा है, और उससे एक बेलेबल वारंट पे, जमानती वारंट पे साइन करवा लेती है। बेलेबल वारंट इश्यू होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो थर्ड स्टेज जो उस केस की होती है, कोर्ट ये कहती है कि पुलिस के कहने पर भी अगर व्यक्ति नहीं आता है तो अरेस्ट वारंट इश्यू किए जाए और उस व्यक्ति को अरेस्ट करके यहां लाया जाए। जब वह व्यक्ति अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाते हैं, अरेस्ट करके लाया जाता है, तो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। अब लास्ट स्टेज क्या आती है इस केस की? हम पहली स्टेज में ही उस पार्टी को बुला रहे हैं और पहली की भी लास्ट स्टेज, जब वो अरेस्ट वारंट के बाद भी ना आए तो स्टैंडिंग वारंट इशू होते हैं, भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है कि कहीं से भी पकड़ के उस व्यक्ति को लाया जाए। मान के चलिए अरेस्ट वारंट इशू होने के बाद वह व्यक्ति आया तो पहला काम उस व्यक्ति का बेल करवाना होता है। कोर्ट के सामने बेल करवाता है और ये कहता है मैं इस केस के साथ कोऑपरेट करूंगा, जो भी डेट्स होंगी उन डेट्स पे मैं अपीयर होऊंगा। जैसे ही उसकी बेल होती है तो केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस में चला जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों पार्टीज का चीफ एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है वो अपने स्टेटमेंट देता है, बयान देता है
कि इस तरीके से मैंने इस व्यक्ति को पैसे दिए, उसके बाद इस तरीके से उस व्यक्ति ने मेरे को चेक दिया, चेक के लिए मैंने उसको कॉल किए कि आप मेरा पैसा लौटा दें, उसने नहीं लौटाया तो मैंने बैंक में चेक लगाया, और इस तरीके की कहानी पूरी चलती है। इन सारे एविडेंसेस को कंसीडर करके कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। ये तो रही चेक बाउंस की प्रक्रिया जब कोई व्यक्ति आपका पैसा ले ले। दूसरी बात हम करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपका पैसा ले लेता है, चेक के माध्यम से भी नहीं दे रहा है, चेक बाउंस का केस चल रहा है, तो आप उस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं अंडर सेक्शन 420 एंड द 406 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ चीट किया है, तो चीटिंग का केस आप करते हैं। 406 इज द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज कि आपके साथ आपके विश्वासघात किया है, आपके ट्रस्ट को ब्रीच किया है। ये रही क्रिमिनल केस। दोनों ही केसेस मेंटेनेबल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे जजमेंट्स में बताया गया है चेक बाउंस का केस और 420 406 की एफआईआर साथ साथ चल सकती है। अब चूंकि मामला पैसों का है तो आप सिविल केस भी कर सकते हैं। सिविल केस में आप रिकवरी ऑफ मनी का केस भी डाल सकते हैं, ये कहते हुए जो भी, अगर आपने कोई स्टैंप साइन करवाया है कि इसका स्टैंप है और इस स्टैंप पे इसने लिख कर दिया था कि मैं, मान के चलिए 5 लाख रुपए का कोई डिस्प्यूट है, तो 5 लाख रुपए इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं 5 लाख रुपए आपको पे कर दूंगा, नहीं कर रहा है, चेक बाउंस का केस भी चल रहा है, क्रिमिनल केस भी चल रहा है, आप रिकवरी ऑफ मनी का भी एक सिविल केस डाल सकते हैं कि मैंने को इस व्यक्ति से 5 लाख रुपए रिकवर करने हैं। इस तरीके से ये केसेस चलते हैं। थैंक यू सो मच।